आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट 2000 गेट के कुछ प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन। टॉपिक है हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। इसमें हम जो पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है थिन सिलेंडर इनर रेडियस 500 mm and thickness 10 mm is subjected to an internal pressure of 5 megapascal. The average circumferential hoop stress in megapascal is, इसमें ये दिया हुआ है एक थिन सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस है 500 mm और उसकी थिकनेस है 10 mm और इसका जो इंटरनल प्रेशर है वो 5 मेगापास्कल है। तो इसमें हमको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालना है, इसको हम हुप स्ट्रेस ही बोलते हैं। तो हुप स्ट्रेस निकालना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम गिवन में देखेंगे तो हमारे पास इसमें थिन सिलेंडर की है जिसमें कि इनर रेडियस हमारे पास 500 mm है। रेडियस है इसका इनर रेडियस 500 mm और थिकनेस टी है जो कि 10 mm है और इसका इंटरनल प्रेशर मतलब पी है इसमें 5 मेगा पास्कल। इससे हमका इसकी हुप स्ट्रेस क्या होगी इसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास गिवन डाटा लिखा, इंटरनल प्रेशर जो कि पी से नोट करते हैं, पी इक्वल टू 5 मेगा पास्कल है। तो पी इक्वल टू 5 मेगा पास्कल। डायमीटर इनर रेडियस दिया 500 mm, तो इसका हमारे पास डबल हो जाएगा, ये डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर डी इक्वल टू 1000 mm, तो ये 500 mm था, इसका डबल हो जाएगा तो 1000 mm। थिकनेस आपको इसमें दी हुई है 10 mm, तो टी इक्वल टू 10 mm। तो आपको ये गिवन डाटा दिया हुआ, इंटरनल प्रेशर 5 मेगा पास्कल, डायमीटर 1000 mm और थिकनेस है 10 mm। तो इसका हुप स्ट्रेस हम जब निकालेंगे इसको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ही बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है पीडी अपॉन 2t, जहाँ पर पी इंटरनल प्रेशर, डी डायमीटर और टी थिकनेस है। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो पी की जगह पे 5 कर देंगे और टी की जगह पे 1000 कर देंगे और अपॉन 2 इंटू टी की जगह पे 20 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 250 मेगा पास्कल। इसका हुप स्ट्रेस आ जाएगा 250 मेगा पास्कल, 250 मेगा पास्कल आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन सही होगा, 250 मेगा पास्कल। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्ट टू अ कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट m एंड टॉर्क t। द मटेरियल प्रॉपर्टी टू बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द शाफ्ट यूजिंग द रिलेशन। एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर d हो और उसमें जो कंबाइंड मूवमेंट लग रहा है वो m हो और टार्क t हो, तो उसमें हमारे पास कौन सी डिजाइन शाफ्ट में हम कौन सी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ। टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ का यूज होता है वहां पर। जो कोई भी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हो जिसका डायमीटर d हो और उसमें बेंडिंग मूवमेंट m हो और टार्क t हो, तो उसमें जो हमारे पास शाफ्ट की जो मटेरियल होता है वो टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ का होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टॉर्जनल यील्ड स्ट्रेंथ। ये गेट 2009 में आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास a machine element is subjected to the following y-axial state of stress sigma x equal to 80 megapascal, sigma y equal to 20 megapascal, tau xy equal to 40 megapascal. If the shear strength of the material is 100 megapascal, the factor of safety is पर ट्रेस्का मैक्सिमम shear stress थ्योरी। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, गेट 2015 में आया क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ एक मशीन एलिमेंट है जिसमें हमारे पास स्ट्रेस कुछ दी हुई है। सिग्मा एक्स 80 मेगापास्कल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेस लग रही है वो 80 मेगापास्कल और वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो 20 मेगापास्कल और जो शियर स्ट्रेस लग रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन पर तो वो है 40 मेगापास्कल और इसका जो शियर स्ट्रेंथ है 100 मेगापास्कल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें हमारे पास हमको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन दिया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन में ये फार्मूला होता है हमारे पास। सबसे पहले हम कंबाइंड स्ट्रेस निकालेंगे तो हमारे पास सिग्मा वन का फार्मूला जो कि होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई ये का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसके लिए हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू रख देंगे। इसमें सिग्मा एक्स हमारे पास 80 है, सिग्मा बाई 20 है, 80 प्लस 20 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 80 माइनस 20 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की जगह पर 40 रख देंगे तो 40 का स्क्वायर।
इसको जब हम कैल से सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे 80 + 20 अपॉन 2 तो आ जाएगा 50, प्लस इसको अगर हम सोल्व करेंगे कैलसी से तो √50 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा 100, ये 100 मेगा पास्कल आ जाएगा सिग्मा 1। और इसी टाइप से हम अगर सिग्मा 2 निकालते तो सिग्मा 2 हमारे पास 0 आता है। तो इसमें टाउ निकालेंगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 7। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो हमारे पास सिग्मा ये है, ये 50 आ जाएगा। 50 आने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम निकालेंगे तो 100/50, तो हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन टाउ, तो इसके वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें 2 आ जाएगी। इसके लिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर निकल आएगी तो 2 आ जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2017 में आया हुआ है। A rod of length 20 mm is stretched to a make of a rod of length 40 mm। एक रॉड है जिसकी लंबाई 20 mm है और उसके जो स्टेज करके रखी हुई है उसकी लंबाई है 40 mm। Subsequently it is compressed to make a rod of final length 10 mm। Consider the longitudinal tensile strain as positive and compressive strain as negative। The total true longitudinal strain in the rod is। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में एक रॉड है जिसकी लंबाई, दो रॉड है इसमें, एक हमारे पास रॉड सिंपल रॉड है 20 mm है जिसकी लंबाई, और एक है स्ट्रेस खिंची हुई रॉड है जिसकी लंबाई 40 mm है। तो इसमें हमारे पास हमको निकालना है ट्रू स्ट्रेन निकालना है। तो ट्रू स्ट्रेन एक L1 जो हमारे पास 20 mm है, रॉड है जो हमारे पास सिंपल वो 20 mm है, तो L1 = 20 mm। और एक हमारे पास खिंची हुई रॉड है, स्ट्रेस्ड रॉड है 40 mm है, तो यहाँ पर आ जाएगा L फाइनल। इनिशियल रॉड लेंथ आ जाएगा तो 20 mm, और जब उसको फाइनल मतलब जो कि स्ट्रेच लगाते हैं तो LF आ जाएगा 10 mm। तो इसका ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा ट्रू इक्वल टू इंटरलॉग LF/LI, मतलब फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो इसमें हम फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटरलॉग फाइनल लेंथ 10 है अपॉन इनिशियल लेंथ 20 है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.69। तो हमारे पास जो ट्रू आएगा, ट्रू स्ट्रेन निकलेगा हमारे पास -0.69। इस तरीके से हम इसमें ट्रू स्ट्रेन निकालें। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी -0.69। इस रॉड में हमारे पास एक इनिशियल लेंथ है और एक इसका फाइनल लेंथ है। एक हमारे पास सिंपल रॉड है, सिंपल रॉड जिसकी लंबाई 20 mm है और उसमें हमने फोर्स के द्वारा उसको स्ट्रेच किया हुआ है, तो वो फाइनल लेंथ है वो 40 mm है और 40 mm है। तो इसमें हमारे पास इसके द्वारा, और इसमें जो हमारे पास रॉड फाइनल लेंथ है वो हमारा 10 mm है, तो इसमें हम गिवन रखेंगे तो L1 = 20 mm और LF = 10 mm। तो एक ट्रू स्ट्रेन इसमें निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा, ये हमारे पास स्ट्रेन का है, ट्रू स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा इंटरलॉग LF/LI फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो आ जाएगा इंटरलॉग 10/20, तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.69। ये आंसर हो जाएगा इसका बी -0.69। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अर्थ इज ω/n। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम ऑन द मून एर्थ अपॉन 6 is द नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास की सिस्टम की जिसका हमारे पास ω/n है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ω/n। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ω/n, ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि गेट 2012 में आया हुआ है। अ सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर with angular velocity omega and angular acceleration alpha। The magnitude of the acceleration of the point of contact on the disk is। एक सॉलिड डिस्क है जिसकी रेडियस r है, r रेडियस की पर रोल है, उसका हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है और एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। इसका आंसर हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0, रेडियल एक्सेलरेशन विल एग्जिट। तो हमारे पास इसका आ जाएगा, हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा r ω²। तो इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉलिड डिस्क है जिसका रेडियस r हो और उसमें हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो और एक्सेलरेशन अल्फा हो, तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा तो आएगा अल्फा = r × ω²। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी r ω²।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द थ्रेडेड बोल्ट्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ आर subjected to identical tensile load if the elastic strain energy stored in bolt A is 4 times that of the bolt B and the mean diameter of bolt A is 12 mm, the main diameter of bolt B is millimeter। आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थ्रेडेड बोल्ट्स हैं जो कि ए और बी है, जो कि एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, उसमें टेंसाइल लोड लग रहा है। इसमें हमारे पास एलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ए बोल्ट में जो लग रही है वो 4 टाइम्स लग रही है, और बी में बोल्ट में लग रही जो उसका मेन डायमीटर हमारे पास इसमें 12 mm, 12 mm बोल्ट डायमीटर। इसका मेन डायमीटर का बी पर हमारे पास कितनी डायमीटर, मेन डायमीटर ऑफ द बोल्ट बी, बी बोल्ट का मेन डायमीटर क्या होगा। अगर ए बोल्ट का 12 mm है तो बी बोल्ट का मेन डायमीटर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 24, क्योंकि ये 4 टाइम्स लग रही है तो इसका डबल हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 24। थ्रेडेड बोल्ट्स है ए और बी जो कि सेम मटेरियल के बनेंगे और सेम लंबाई है उसकी, लेकिन उसमें जो स्ट्रेन एलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी लग रही है ए बोल्ट में हमारे पास 4 टाइम्स एनर्जी लग रही है बी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पास अगर ए बोल्ट की डायमीटर मेन डायमीटर 12 mm है तो बी बोल्ट की मेन डायमीटर क्या होगी, तो बी बोल्ट की मेन डायमीटर 24 होगी, इसका डबल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 24। इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसको ये फार्मूला होता है E1/E2 इक्वल टू पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, 1 आ जाएगा अपॉन पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE 2 इक्वल टू, इसमें हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी स्क्वायर एल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा A1/A2। A1/A2 की जगह पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो D/2 हो जाएगा डायमीटर, तो हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा D2 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू D1, तो यहाँ आ जाएगा D1 की जगह पर 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 24, तो D2 इक्वल टू 24। इससे हम निकाल लेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस टाइप से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2011 में आया हुआ है। Torque T is applied at the free end of a stepped rod of circular cross section as shown in the figure. The shear modulus of the material of the rod is G. The expression for D to produce an angular twist theta at the free end। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारे पास T टार्क है और G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और इसमें D डायमीटर ऑफ है और एक थीटा है एंगुलर ट्विस्ट। इसमें हमारे पास ये बार दिया हुआ है, इसमें कि हमारे पास एक है 2D डायमीटर इसका, एक है D, इसका जो टॉर्जनल स्ट्रेंथ लग रही है वो T है, इसका लंबाई L/2 है और ये L है। पहले वाले सेक्शन बार का L/2 और सेकंड वाले सेक्शन का L है लेंथ। तो इसके लिए हम अगर हम निकालना हो तो एंगुलर ट्विस्ट ऑफ द फ्री एंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू समीशन TL/GJ। क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है जितना भी हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ लगेगी तो उसका हमारे पास सबका समीशन होगा, तो थीटा इक्वल टू अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे तो समीशन TL/GJ हो जाएगा। ये हमारे पास टॉर्जनल इक्वेशन T/L/G/J, जहाँ पर T टॉर्जनल स्ट्रेंथ, L लेंथ ऑफ शाफ्ट और G है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और J है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमारे पास पहले फर्स्ट बार के लिए रहेगा पर सेकंड बार के लिए तो हमारे पास आएगा TL/GJ1 प्लस TL/GJ2। चूंकि T/G कॉमन आ जाएगा, T/G कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाएगा L/J1 प्लस L/J2, तो हमारे पास ये दोनों को आ जाएगा। इसमें पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है π/32 d/4, तो हमारे पास यहाँ पर हम लगा देंगे π/32 रहेगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा T/G इक्वल टू L/π/32 2d/4, क्योंकि पहले का हमारे पास 2D है यहाँ पर डायमीटर और दूसरे का D है, तो यहाँ पर D की जगह पर 2D आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा, तो π/32 2d/4 प्लस यहाँ पर L/2 रहेगा, ये लेंथ ये L लेंथ है और इसके L/2 है सेकंड बार के, L/2 अपॉन π/32 d/4। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर T/L, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, T कॉमन है तो L कॉमन आ जाएगा, T/L अपॉन π/G रहेगा यहाँ पर,
और डी बेस टू 4, ये डी बेस टू 4, ये डी बेस टू पूरा कॉमन आ जाएगा, टी इंटू एल अपॉन पाई जी डी बेस टू 4 आ जाएगा। इसको हम अगर ऊपर पहुंचा देंगे तो 32/16 प्लस 32.2, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18 टी एल अपॉन पाई जी डी बेस टू 4, ये आ जाएगा थीटा। थीटा हमारे पास ये आ जाएगा, तो अगर हम इसको हम देखा जाए तो हमारे पास 18 टी एल अपॉन पाई जी थीटा इज टू 1/4, ये करेक्ट इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 टी एल अपॉन पाई जी थीटा बेस टू 1/4, ये करेक्ट आंसर रहेगा बी। इस टाइप से 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि गेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। 1 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.1। एक 1 किलोग्राम ब्लॉक का ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पर रखा हुआ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.1। तो एक फोर्स ऑफ, नेक्स्ट पेज में है इसका, तो फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एज शोन फिगर। एक उसमें फोर्स जो लग रहा है 0.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो द फ्रिक्शन फोर्स, इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ डायग्राम, इस सरफेस पर हमारे पास एक 1 किलोग्राम का फेस रखा हुआ है, इस पे 0.8 न्यूटन के लोड के फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा। तो इसका हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा 0.8 न्यूटन है, तो 0.8 न्यूटन रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, 0.8 न्यूटन, क्योंकि ये हमारे पास जो फोर्स लग रहा है यही फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। कोई एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम, इस पे अगर हम कोई लोड लगा रहा है तो इस पे ये फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 0.8 न्यूटन है, तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो होगा 0.8 न्यूटन। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा बी, 0.8 न्यूटन। इसमें लिखा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ 0.98 न्यूटन, व्हाट द अप्लाइड फोर्स इज 0.8 न्यूटन, which is less than the limiting friction force, therefore the friction force for the given case of 0.8 न्यूटन। हमारे पास जो लिमिटिंग फोर्स इसमें फोर्स दिया हुआ है 0.8 न्यूटन, इसलिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी 0.8 न्यूटन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, जो कि गेट 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड फ्लेक्सुरल modulus EI is subjected to a point load P at the free end. The elastic strain energy stored in the beam due to bending, जहाँ पर neglecting transverse shear। क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लंबाई L है, इसमें फ्लेक्चुरल मॉडुलस जिसको EI है, जो कि एक पॉइंट P लोड पर फ्री आखिरी हिस्से पर लग रहा है। इसमें हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी इसमें बेंडिंग, जहां पर हमको ट्रांसफर शेयर स्ट्रेंथ जो है वो नेगलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्लेन में क्या होगा, ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। कैंटिलीवर बीम आप जानते हो, कैंटिलीवर बीम वो होती है जो एक जगह फिक्स होती है, बाकी दूसरी जगह फ्री होती है। तो ये कैंटिलीवर बीम बनाई, फ्री एंड पर पी लोड लग रहा है, इसमें लिखा हुआ है पी लोड लग रहा है फ्री एंड पर। पी लोड फ्री एंड पर एक्स एक्स डायरेक्शन, यहाँ से ये मुड़ रही है, इसलिए एक्स एक्स डायरेक्शन। इसकी लंबाई है एल, लेंथ है इसकी एल है, और इसका हमारे पास जो ये लोड के यहाँ से सेंटर के यहाँ तक जाएगा, जहाँ से टर्न हो रही है लोड लग रहा है, वो एक्स है, एक्स है फ्लेक्सिबल कंडीशन पे। तो इस पर हम एक्सप्लेन करने के लिए हमारे जब इसका मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट आ जाएगा हमारे पास एम एक्स इक्वल टू लोड हमारे पास पी है, यहाँ आपको माइनस पी इंटू एक्स ही आ जाएगा। तो हमारा मूवमेंट आ जाएगा एम एक्स इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स। इंटरनल स्टोर एनर्जी एलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, तो यह आ जाएगा U इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ये फार्मूला होता है इंटरनल स्टोरेज के लिए। तो इसके लिए अगर हम इसको करेंगे तो mx की जगह पर हम रख देंगे px की वैल्यू। तो px रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI, ये आ जाएगा हमारे पास। mx की जगह पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2EI। इसका हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x की जगह पर l आ जाएगा, क्योंकि 0 to L है, x की जगह l आ जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर एल बेस टू क्यू अपॉन 6EI। क्योंकि ये इसका स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपको ये इंटीग्रेशन तो मालूम है। स्टोरेज आ जाएगी U इक्वल पी स्क्वायर एल बेस टू क्यू अपॉन 6EI। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पी स्क्वायर एल बेस टू क्यू अपॉन 6EI। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर एल बेस टू क्यू इंटू अपॉन 6EI।
इस टाइप से हमारे पास ये पार्ट 2 अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन का कंप्लीट होता है। इसके पहले हम पार्ट 1 गेट का बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 रहेगा अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन के लिए। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।